नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आई यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री हॉस्पिटल की ओर से शनिवार को आयोजित निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर ने बड़ी संख्या में मरीजों को राहत पहुंचाई। यह शिविर जेएलएन हॉस्पिटल के पास हस्बैंड स्कूल कैंपस में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर विशेषज्ञ परामर्श का लाभ उठाया। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री हॉस्पिटल की ओर से शनिवार को आयोजित निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर ने बड़ी संख्या में मरीजों को राहत पहुंचाई। ये शिविर जेएलएन हॉस्पिटल के पास हस्बैंड कैंपस में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर विशेषज्ञ परामर्श का लाभ उठाया। शिविर में प्रसिद्ध लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन ने अपनी सेवाएं प्रदान की। दोनों विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ समय पर जांच और जीवन शैली सुधार की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर आयुष जैन ने बताया कि लीवर संबंधित बीमारियां अक्सर देर से सामने आती है। ऐसे में नियमित ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और संतुलित आहार बेहद जरूरी है। वहीं डॉक्टर आकाश जैन ने कहा कि अनियमित दिनचर्या, तनाव, धूम्रपान और जंक फूड आज युवाओं में हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और अत्यधिक थकान को हल्के में न लें। अस्पताल के डायरेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि आदिनाथ मेडिसिटी का उद्देश्य केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क शिविरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि जिन लोगों के पास समय या संसाधन की कमी है, उन्हें भी विशेषज्ञ परामर्श आसानी से उपलब्ध हो। इस मौके पर आए मरीजों और उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली और अस्पताल प्रबंधन की इस पहल को सराहा। लोगों का कहना था कि बड़े अस्पतालों तक जाने में जहां समय और खर्च दोनों लगते हैं, वहीं इस शिविर ने उन्हें घर आंगन में ही बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई। इस तरह आदिनाथ मेडिसिटी द्वारा आयोजित शिविर ने न केवल मरीजों के लिए सहारा साबित हुआ, बल्कि स्वस्थ समाज की दिशा में एक सशक्त कदम भी रहा। आज आदिनाथ मेडिसिटी के द्वारा रेवल स्कूल के सामने हस्बैंड स्कूल के पास एक निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। प्रातः 9 बजे से साढ़े 4 बजे तक इस शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर आयुष जैन लिवर स्पेशलिस्ट और डॉक्टर आकाश जैन हृदय रोग विशेषज्ञ, साथ ही में डॉक्टर एस.के. यादव जनरल फिजिशियन द्वारा सभी मरीजों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया। इस कैंप में सभी जांचें रियायती दर पर या दवाएं भी रियायती दर पर उपलब्ध कराई गई। सभी पेशेंट्स ने इसका लाभ किया। करीबन 100 पेशेंट्स आज शिविर के अंदर उपस्थित हुए, जिनको रियायती दर पर उनका इलाज आदिनाथ मेडिसिटी द्वारा किया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोगों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और निःशुल्क परामर्श उपलब्ध हो, इसके लिए अगले संडे को 21 सितंबर को भी एक कैंप का प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक आयोजन किया गया है। सभी जनमानस से ये अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य प्रति जागरूकता हेतु इस शिविर का लाभ लें। पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आकाश, कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे आदिनाथ मेडिसिटी में है। आज यहाँ पे हमारा कैंप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आदिनाथ मेडिसिटी सिटी सेंटर एरिया में लगाया गया था। यहाँ पे काफ़ी मरीजों में तादाद में मरीज आए और उन्होंने हार्ट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनकी, हृदय से रिलेटेड जितनी भी, छाती में दर्द से लेकर, पसीने से लेकर, चक्कर आने से लेकर, सारा चीज़ों का हमने उनको अच्छे से लाभ दिया है और अच्छा रिस्पॉन्स आया है उन सब का भी। और आगे भी हम लोगों के लिए ऐसे कैंप्स वगैरह हम लगाते रहेंगे और किसी भी को भी कभी भी हार्ट से रिलेटेड कुछ भी समस्या होती है तो आप आदिनाथ मेडिसिटी यूनिट ऑफ बी.आर. शास्त्री में हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर आकाश, DM इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। आज यहाँ पर आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के सिटी सेंटर के अंदर हमने हेल्थ शिविर ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके अंदर लिवर और हार्ट के पेशेंट्स आए थे। काफ़ी पेशेंट्स आए, करीब 20 से 25 पेशेंटों ने फाइब्रो स्कैन कराया, 2 से 3 पेशेंटों ने एंडोस्कोपी कराई एंड जितने भी पेशेंट आए थे उनका हमने निःशुल्क परामर्श तो किया ही, साथ में जाँचों को भी काफ़ी अच्छी भारी डिस्काउंट दिया था और कुछ रिपोर्ट्स फ्री भी किए। अच्छा रिस्पॉन्स था। यूजुअली ना कैंप्स के अंदर जो मैंने देखा है कि फटाफट निपटाने के लिए लिखे जाते हैं पेशेंट, बट हमने ऐसे नहीं देखा है। हमने हर पेशेंट को उतना ही टाइम दिया है जितना हम रूटीन ओपीडीज में टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई अलग तरीके से ओपीडी देखिए, वैसे ही देखिए जैसे रूटीन में देखिए। सो इट्स नॉट अ कैंप, ये नॉर्मल ओपीडी। अजमेर में अतिवृष्टि से प्रभावितों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपनी 1 महीने का वेतन
वे भामाशाह के सहयोग से कुल 31 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। देवनानी ने कहा कि पीड़ितों के बैंक खाते में मुआवजा राशि भी ट्रांसफर की जा रही है, जिसमें निश्चित ही पीड़ितों को राहत मिलेगी। अजमेर में अतिवृष्टि से प्रभावितों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने 1 महीने का वेतन व भामाशाह के सहयोग से कुल 31 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि पिछले दिनों अजमेर में हुई अतिवृष्टि की वजह से बोरास तालाब की पाल टूट गई थी, जिससे स्वास्तिक नगर समेत कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई, जिससे वहां के लोगों को आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी को देखते हुए प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों का मैंने दौरा किया और लोगों की पीड़ा सुनी, तो जाना कि आपदा बहुत ही तीव्र है। उस समय तय किया कि पीड़ितों की सहायता करनी है। प्रशासन ने डोर टू डोर सर्वे किया और पीड़ितों के बैंक खाते में मुआवजा राशि भी दी जा रही है। देवनानी ने कहा कि सिर्फ मुआवजा राशि से मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मैंने अपने 1 महीने का वेतन व भामाशाहों के सहयोग से कुल 31 लाख रुपए की राशि वितरित की है, जिससे निश्चित ही प्रभावितों को राहत मिलेगी। साथ ही शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही जलाशयों के पालों को मजबूत करने का काम भी किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुखद घटना घटित न हो। प्रभावितों को सहायता राशि वितरण करने के दौरान अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वर्षा के कारण जो प्राकृतिक आपदा शहर में आई और उसमें के कारण विशेष रूप से स्वास्तिक नगर में बोरास के तालाब के पार टूटने से जो कहर ढहा, उसके कारण से क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हुए, मानसिक दृष्टि से भी हुए, आर्थिक दृष्टि से भी हुए। और इनकी पीड़ा को सुनकर के मैं तुरंत अपने साथियों सहित प्रशासन को साथ लेकर के वहाँ पे पहुँचा और बरसात में हम घूमते हुए पानी में लगभग 2-2.5 घंटे हमने प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा भी सुनी, उनके गलियों में भी घूमे। उससे लगा कि आपदा बहुत ही तीव्र है। उस दिन तय किया कि इनके कहीं न कहीं अपना सहायता कर सकें। मैंने प्रशासन को निर्देश दिया, उन्होंने सारा डोर टू डोर सर्वे भी किया। उसके अनुसार प्रशासन राशि उनके बैंकों में ट्रांसफ़र भी कर रहा है। लेकिन मुझे लगा कि इतने तक सीमित न होकर के मेरे स्वयं की ओर से भी और मेरे कुछ मित्र जो क्षेत्रवासी हैं, उनसे भी मैं इनको सहायता दिलाऊं। तो सर्वप्रथम तो मैंने अपने वेतन में से 1 महीने का वेतन और भत्ते जो थे वो मैंने इसके साथ सम्मिलित करके देने का मानस बनाया, घोषणा की। और वह राशि जो बहुत कम लगती है और पीड़ित लोग बहुत अधिक हैं, तो मैंने कुछ भामाशाहों से संपर्क किया और मुझे खुशी है कि भामाशाहों ने भी ये जो सहयोग किया उसको मिलाते हुए आज 31 लाख रुपए की आज हमने ये राशि बांटी। और जो प्रशासन ने जो कैटेगरीज बनाई थी उस कैटेगरी के अनुसार 1 लाख रुपए से लेकर के और 3,000 रुपए तक की राशि हमने लगभग 225 लोगों को वितरित की है। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर किडनैप हुए नाबालिग बच्चे को डिटेन किया और 2 बदमाशों को धर दबोचा। दिल्ली गेट निवासी परिवादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर गंज थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ा। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर किडनैप हुए नाबालिग बच्चे को डिटेन किया और 2 बदमाशों को धर दबोचा। दहली गेट निवासी परिवादी ने 13 सितंबर रात्रि को गंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़ित की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे शहर में तुरंत नाकाबंदी की और आदर्श बाईपास स्थित बस से 2 संदिग्धों के साथ नाबालिग बच्चे को डिटेन किया। थाने के थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को दहली गेट निवासी परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके तहत बताया कि देर रात दंपति अपने बच्चे के साथ सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो बच्चा गायब था, जिस पर दंपति घबरा गए। दंपति ने थाने पर सूचना दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न टीमों का गठन किया गया और अभय कमांड से सीसीटीवी खंगाले गए। इसी बीच आदर्श बाईपास के पास स्थित बस में 2 संदिग्ध नाबालिग बच्चे को लिए बैठे थे, जिस पर पुलिस ने थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की। परिवादी भी मौके पर मौजूद थे। परिवादी ने अपने बच्चे को आइडेंटिफाई किया, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया कि शेख इम्तियाज व शेख आरिफ दोनों बरहानपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जिनका प्रथम दृष्टया जांच में परिवादी के जानकार होना सामने आया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य रात्रि परिवादिया है जो अपने दिल्ली गेट के पास में किराए का मकान लेकर के रहती है, वो अपनी पति को लेकर के आई कि उनका 3 साल का
नाबालिग जो बच्चा है वो उनके पास सोया हुआ था और वो जब जागे रात को ही तो उन्हें बच्चा मिला नहीं। उन्होंने आसपास में ढूंढा, फिर वो थाने पर आए। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से नाकाबंदी करवाई गई और टीमें गठित की गई। पश्चात अभय कमांड के कैमरे सभी चीज़ें चेक किए गए, परंतु जो बच्चा और आरोपी है उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ टीम जो थी वो बस स्टैंड पे बसों को भी चेक कर रही थी। एक टीम जो थी हमारी कुंदन सिंह जी शेखावत जो दिल्ली गेट के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में जो आदर्श नगर बाईपास है वहाँ पर बसों को चेक कर रहे थे। तो एक बस के अंदर उन्हें 2 व्यक्ति बच्चे के साथ संदिग्ध अवस्था के अंदर प्रतीत हुए, जिस पर उन्होंने उनको वहाँ पर उतारा और फिर हमें बताया और सभी हम लोग मौके पे पहुंचे और नाबालिग बच्चे के माता पिता को भी हमने वहीं पर बुलाया और उनसे आइडेंटिफिकेशन करवाई। उन्होंने अपने बच्चे को आइडेंटिफाइड किया। इस पर वापस थाने पर आकर के प्रकरण दर्ज किया गया और जो ये 2 आरोपी हैं शेख इम्तियाज और शेख आरिफ, दोनों ही बुरहानपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। तब पूछताछ में आया कि ये बच्चे का अपहरण क्यों किया, कहाँ लेके जा रहे थे? अभी तक जो प्रथम दृष्टया बात सामने आई है वो ये है कि जो बच्चे की माता है उसका जो आरोपी शेख इम्तियाज है वो जानकार है। इनके परस्पर में कुछ विवाद की बातें सामने आई है और अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर और बातें सामने आनी है। नसीराबाद राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर आगामी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 28 सितंबर रविवार को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालु भाग लेंगे। नसीराबाद राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर आगामी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 28 सितंबर रविवार को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा मेला महोत्सव को लेकर राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज के सानिध्य व नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रशासनिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन द्वारा नवरात्रा मेला महोत्सव से संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। उपखंड अधिकारी नसीराबाद ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पूर्व करने हेतु निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से PWD, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी चर्चाएं की गई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। छठ मेले में भारी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस जाब्ते का माकूल इंतजाम भी किया गया व अन्य संबंधित बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग द्वारा धाम की महिमा को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठ मेले से पूर्व ही सभी विभागों को अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा तथा कोताही बरतने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी नसीराबाद को आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था करने व महोत्सव के सफल आयोजन का पूर्ण विश्वास दिलाया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि बैठक में नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह, थाना अधिकारी नसीराबाद सदर भंवर सिंह, नसीराबाद नायब तहसीलदार राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। हर बार की बात है, जो 10-15 दिन पहले साथ में मीटिंग आई, इससे पहले में आज साल के नवरात्र की तैयारियां यहाँ पर प्रशासनिक मीटिंग हमने रखी है। उसके अंदर चाहे मेडिकल हो, पुलिस हो, फायर ब्रिगेड, AD हो, नगर निगम, प्रशासनिक स्तर पर जो भी तैयारियां करनी है, JD हो, बिजली हो, सारे विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए और हमने पहला कमेटी के जो सदस्यगण है और चंपालाल जी महाराज उनकी अध्यक्षता में एक बिंदु पर हमने डिस्कशन किया है और क्योंकि हर बार की बात ही हम लोगों को एक्सपीरियंस भी है, अच्छी व्यवस्थाएं हम कराएंगे, यही हमारी कामना है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, फुटफॉल रहता है पूरे टाइम पे। छठ का मेला 28 तारीख को है, दिन विशेष इंतजाम हम करवाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर आज मीटिंग रखी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. छावनी परिषद नसीराबाद की बोर्ड बैठक छावनी परिषद के सभागार में अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बोर्ड बैठक का मुख्य उद्देश्य बिजली, पानी और सफाई से हटकर शहर के विकास कार्यों और खेल परिसर का आधुनिकीकरण करना है। छावनी परिषद नसीराबाद की बोर्ड बैठक छावनी परिषद के सभागार में अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नितेश गुप्ता तथा छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जैन गदिया भी उपस्थित रहे। आयोजित बोर्ड बैठक का मुख्य उद्देश्य बिजली, पानी और सफाई से हटकर शहर के विकास कार्यों और खेल परिसर का आधुनिकीकरण करना था। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में नसीराबाद में कोई खेल परिसर नहीं है, इसीलिए खेल प्रेमियों की भावनाओं को देखते हुए लाल डिग्गी के पीछे स्थित अटल खेल परिसर को आधुनिक रूप देते हुए लगभग 50 लाख रुपए की लागत राशि से एक क्रिकेट बॉक्स बनाया जाएगा, जिसमें फुटबॉल मैदान भी निर्मित किया जाएगा। साथ ही एक वॉलीबॉल और एक बास्केटबॉल कोर्ट भी अटल खेल परिसर में बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां रनिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा, जिस पर वार्म अप हेतु रनिंग की जा सकेगी। गुप्ता ने बताया कि पटेल उद्यान के बाहर डाक बंगलों से आगे एक चौपाटी का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें व्यवस्थित तरीके से स्टॉल्स लगाई जाएगी, बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएगी तथा वहां विक्टोरिया लाइट से डेकोरेशन भी किया जाएगा। साथ ही उस स्थान पर पानी का भराव होने के कारण उस स्थान की पूरी ड्रेनेज व्यवस्थाएं की जाएगी, जिससे वहां पानी का जमाव न हो और गंदगी न फैले। उन्होंने बताया कि चौपाटी के लिए विधायक फंड से विधायक द्वारा कोष जारी किया जाएगा, जिससे बेहतर तरीके की चौपाटी का निर्माण भी किया जा सके। विकास कार्यों की श्रृंखला में सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में जो वॉकिंग ट्रैक क्षतिग्रस्त है, उसे 16 लाख रुपए की लागत राशि से पूर्ण रूप से नया बनाया जाएगा। साथ ही आगे जो फुटपाथ टूटा हुआ है, उसका भी पूर्ण रूप से निर्माण किया जाएगा। अगले 1 से 1.5 महीने में मॉर्निंग वॉक व इवनिंग वॉक करने वालों को बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक भी मिल सकेगा। आज 12 सितंबर को छावनी परिषद नसीराबाद की बोर्ड बैठक बुलाएगी, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर हरीश कुमार जी ने करी और साथ में हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी भी साथ हैं। इसमें इस बोर्ड मीटिंग का कुछ मुख्य उद्देश्य शहर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आना था जो बहुत समय से लंबित चल रहे थे और पेंडिंग चल रहे थे। तो कुछ ऐसी सौगात शहर को इस बोर्ड मीटिंग में दी जाए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, शहर में कोई भी खेल मैदान नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है, तो लाल डिग्गी के पीछे जो अटल खेल परिसर है उसको आधुनिक सुविधा से तैयार करा जाएगा। लगभग 50 लाख की लागत से ये अगले 4-5 महीने में एक बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स क्रिकेट के अंदर फुटबॉल ग्राउंड, एक वॉलीबॉल ग्राउंड और एक बास्केटबॉल ग्राउंड, ये 3 ग्राउंड आएंगे और साथ में रनिंग ट्रैक बनेगा। तो ये हमने सबसे बड़ा भी एक डिसीजन लिया है। दूसरा, जो मेन सड़क अपनी पटेल गार्डन को जाती है डाक बंगलों के आगे, तो उसके आगे हम चौपाटी बनाने जा रहे हैं, जैसे कि अजमेर में बनी हुई है आना सागर के पास।
वो चौपाटी के अंदर भी बैठने का अरेंजमेंट, ठेलों को लगाने का अरेंजमेंट, विक्टोरिया लाइट को लेने के जाने का और अच्छी ड्रेन बनाने का। आजकल वहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, तो उसको भी देखते हुए हमने अच्छी ड्रेन बनाने का भी उसके अंदर प्रस्ताव दिया है। तो कल ही मेरी एमएलए साहब से बात हुआ था, तो एमएलए साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, चौपाटी के लिए, वो एमएलए फंड से पैसा दे देंगे। तो एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा हमारा है कि जो पटेल गार्डन का जो पुराने वाला ट्रैक है वो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो वो ट्रैक है उसको नया ट्रैक बनाया जा रहा है। 16 लाख की लागत से नया ट्रैक बनाया जाएगा। अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर ट्रैक बन के तैयार हो जाएगा। तो पटेल गार्डन में पूरा जो टूटा हुआ ट्रैक और आगे फुटपाथ भी जो टूटे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जो हमारे माता बहनों को और बुजुर्गों को जो आने जाने की जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी पटेल मैदान में, पटेल गार्डन में, वो ठीक हो जाएगी। अजमेर के सुभाष नगर की ओर बने रेलवे ट्रैक पर अल सुबह बजरी से भरा ट्रक ऑयल टैंकर ट्रेन के पास जा पलटा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आसपास के लोगों ने तुरंत आरपीएफ प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम में जाप्ते मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए रेलवे ट्रैक को सुचारू करवाया। हालांकि इस दरमियान रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ियों की आवाजाही को डायवर्ट किया गया। अजमेर के सुभाष नगर की ओर बने रेलवे ट्रैक पर अल सुबह बजरी से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आसपास के लोगों ने तुरंत आरपीएफ प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम में जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए रेलवे ट्रैक को सुचारू करवाया। हालांकि इस दरमियान रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ियों की आवाजाही को डायवर्ट किया गया। अजमेर रेलवे पुलिस थाने की एसआई रीना ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि रेलवे फाटक 1 व 2 के बीच बजरी से भरा ट्रक पलट गया। सूचना के तुरंत बाद ही टीम घटना स्थल पर पहुंची और मौका मुआयना कर रास्ते को सुचारू करवाया गया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाते हुए डीएफसीसी को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कई बार स्थिति से अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं वार्ड के पार्षद का कहना है कि सड़कों के लिए स्वीकृत राशि के समाप्त होने के कारण रोड को आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया। टूटी फूटी सड़कें होने की वजह से आज बजरी से भरा ट्रक पलट गया। पास में मंदिर निर्माण का कार्य भी चल रहा है। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे ट्रैक के पास अवैध अतिक्रमण की भी समस्याएं सामने आ रही है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए आम नागरिकों ने प्रशासन से सड़क दुरुस्ती, अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ ही रास्ते को चौड़ा करने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटनाएं घटित न हो। ये हमें सूचना मिली न्यू सराधना स्टेशन मास्टर से कि किलोमीटर 1040 का 37 पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रैक लाइन पे पलट गया है। तो सूचना पाकर हम यहाँ पे मौके पर पहुँचे तो देखा कि यहाँ पे मतलब मिट्टी धंसने के कारण वो ट्रैक्टर पलटा हुआ था। तो वो ट्रैक पे पूरा नहीं था, मिट्टी गिरी हुई थी ट्रैक के ऊपर। किस तरह से मैडम हादसा होने से बचा? हादसा तो इस कच्चा रास्ते होने के कारण वो हादसा थोड़ा, अगर कच्चा रास्ता नहीं होता तो हादसा नहीं भी हो सकता। अगर पूरी ट्रॉली उस पे चली जाती ट्रैक पे तो हादसा हो भी सकता था, पर ट्रेन को मतलब पहले डिटेक्ट कर देते हैं। अभी कोई जनहानि हुई क्या मैम? नहीं, कुछ नहीं हुई। 1 नंबर फाटक से 2 नंबर फाटक के बीच की बात है, जो सुभाष नगर बालाजी मंदिर के सामने जो ये रोड है, जो ये डीएफसीसी के इंटरनल आती है, लेकिन इन्होंने आधी रोड बनाई और आधी रोड को इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास बजट खत्म हो गया। जबकि आधी रोड को ये 5 साल हो गए जब से सब क्षेत्रवासी परेशान है, खड्डे हो रखे और अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो ट्रैक्टर इसकी इन खड्डों की वजह से ट्रॉली पलटी खा गई, जो एक पटरी के पास जाके इनकी ट्रॉली गिरी, जिससे बहुत ये टैंकर का ऑयल टैंकर की गाड़ी आ रही थी, जिससे बहुत बड़ा हादसा होता था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मतलब इतना हादसा टल गया और क्षेत्रवासियों की जान बच गई। और हम ये चाहते हैं कि मतलब डीएफसीसी इस रोड का समाधान जल्द से जल्द करे। जो आधा इसका जो रोड पास हो रखा है, जो सेंक्शन हो रखा है 1 नंबर फाटक से 2 नंबर फाटक तक, जिसके अंदर 3-3, 4-4 फीट तो लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, उनको भी हटा रहे हैं और न ही दूसरा इस रोड का निर्माण कर रहे हैं। इस रोड का निर्माण हो जाएगा तो इससे मतलब है ना खतरा है जो एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे इसमें लोग। अगर मान लो कि अगर हादसा होता तो कितना नुकसान होता? और हादसा होता तो काफ़ी इस रोड के सारे रहते कम से कम 500 से 600 लोगों की मतलब है ना जान पे आफत आ चुकी होती है अब तक तो, क्योंकि ऑयल टैंकर की गाड़ी थी, आग लग जाती तो मतलब है ना इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं और इनके सबका नुकसान हो जाता है, जान माल हानि सबके नुकसान हो जाता है। आरपीएफ प्रशासन वगैरह सब पूरा आ गया? प्रशासन वगैरह तो रेलवे की आरपीएफ है, डीएफसीसी की टीम है और हमारी ये अनुरोध है डीएफसीसी की टीम से इस रोड का मतलब निर्माण करके यहाँ क्षेत्रवासी को राहत कर दें। आज सुभाष नगर में सुबह 8:30-9 बजे के बीच में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो हमारे घर के सामने से जा रही थी वो रेलवे डीएफसीसीएल के रेलवे ट्रैक पे पलटी खा गई और उधर से ऑयल से भरी हुई गाड़ी आ रही थी जो उससे टकरा गई है। ये गनीमत रही कि भांकरोटा जैसा हादसा यहाँ नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे के लिए जिम्मेदार जो है वो डीएफसीसीएल प्रशासन है। उन्होंने आज दिनांक तक यहाँ इतने साल हो गए
यहाँ पे रोड नहीं बनाई, सड़क नहीं बनाई और उनका खामियाजा आज स्थानीय निवासी भुगतने से बच गए। ये भगवान के बहुत लाख लाख शुक्र। हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना काम आई होगी या कोई कर्म काम आए होंगे तो DFCCIL की टैंकर और इसकी भिड़ंत में पूरा सुभाष नगर आज साफ हो जाता। DFCCIL ने यहाँ पोली सड़क छोड़ रखी है। DFCCIL ने कोई सड़क नहीं बनाई है, पानी की ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं बना रखा। हमने कई बार प्रशासन को भी लिख के दिया, DFCCIL को लिख के दिया, बस इनकी तो खाना पूर्ति होगी, मौके पे कब्जा ले लिया और अपना ट्रैक चला रहे हैं। लोगों के आधे आधे मकान छोड़ रखे हैं। क्यों? DFCCIL इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए बचाने के चक्कर में लोगों की जान दांव पे लगा रखी है। बड़े बड़े कंटेनर डबल डेकर ट्रेन चलती है मात्र 10 फुट की दूरी पे। अब कभी भी कंटेनर गिर सकता है। आज ये हादसा हुआ, इससे पहले भी दौराई में हादसा हुआ था, मदार में हादसा हुआ था, गड्डी मालैन में हादसा हुआ था। ऐसे ही मालगाड़ियाँ पलटती है। एक तो बिना उसके गाइडलाइन के ये पालना करके यहाँ DFC का ट्रैक डाला गया। अब डाला गया तो उसके सेफ्टी की कोई पालना नहीं की गई है। जबकि रेलवे का सेफ्टी नॉर्म से कि 50 मीटर का एरिया आपको सेफ गार्ड के लिए छोड़ना है, लेकिन उसको भी दरकिनार करके DFCCIL ने अपने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ लोगों की जान जोखिम में डाल रखी है। श्री महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति 2025 की ओर से भगवान अग्रसेन के 5149वें जन्म जयंती के अवसर पर अग्रसेन समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज समिति के पदाधिकारियों की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। श्री महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति 2025 की ओर से भगवान अग्रसेन की 5149वीं जन्म जयंती के अवसर पर अग्रसेन समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आज समिति के पदाधिकारियों की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई, जिसके तहत समिति के मुख्य संयोजक अशोक पंसारी ने बताया कि भगवान अग्रसेन की 5149वीं जयंती के तहत 11 दिवसीय 14 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को वाहन रैली व ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 15 सितंबर को महाराज अग्रसेन क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, जिसके अंतर्गत 6 टीमें भाग लेगी। महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए महारानी क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा गया है। 18 सितंबर को द ग्रेट अग्रसेन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुंबई से करीब 35 फिल्मी कलाकारों की ओर से अग्रसेन महाराज की जीवनी पर शानदार प्रस्तुतियां दी जाएगी। 22 सितंबर को समाज की ओर से भव्य जुलूस का आयोजन किया जाएगा। ये जुलूस सीताराम बाजार से होते हुए अग्रसेन पाठशाला पर समाप्त होगा। 23 सितंबर की शाम विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही सम्मान समारोह का भी आयोजन होगा, जिसके अंतर्गत समाज के गणमान्यों जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, उनका सम्मान किया जाएगा और समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जाएगा। 24 सितंबर को सुबह भोजन प्रसादी का आयोजन होगा। इसी के साथ ही पूरे कार्यक्रम का समापन होगा। वहीं दूसरी ओर व्यवस्थापकों ने समाज बंधुओं से ज्यादा शोभा यात्रा व जुलूस में भाग लेने की अपील की और भगवान अग्रसेन के प्रति अपने श्रद्धा भाव को बढ़ाने के साथ ही समाज के उत्थान में विकास को लेकर उत्साहित व प्रयत्नशील रहने की बात कही। गढ़वाल समाज के कुल प्रवर्तक, कलयुग के अवतारी, अहिंसा के पुजारी, समाजवाद के प्रथम प्रेरणा, हमारे कुल देवता आराध्य देव भगवान अग्रसेन जी की हम 5149वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने इस बार 11 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं। ये हमारे 14 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक चलेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हम समाज को कई प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम रखते हैं, महिलाओं के लिए भी रखते हैं, पुरुषों के लिए भी रखते हैं, बच्चों के लिए भी रखते हैं। ये सारे कार्यक्रम समय समय पर होते रहेंगे। एक विशेष कार्यक्रम हमने इस बार रखा है। 18 सितंबर को हमारा द ग्रेट अग्रसेन शो होगा, जिसमें हमारे बम्बई से फिल्मी कलाकार 35 फिल्मी कलाकार आके 2.5 घंटे का नाटक मंच पे करेंगे और सबको भगवान अग्रसेन जी के बारे में महाभारत युद्ध काल से लेकर और क्षत्रिय से वैश्य कब कैसे बने उसके आगे तक की सभी सजीव चित्रण उसका किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य और भी हमारे कार्यक्रम होंगे। 14 सितंबर से वाहन रैली से और ध्वजारोहण के साथ हमारे कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इस बार हमने क्रिकेट प्रतियोगिता भी रखी है। पुरुष वर्ग के लिए महाराजा अग्रसेन क्रिकेट प्रतियोगिता 15 सितंबर को रखी है। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।